वहां से आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप लोग सब इंडेस 19 एम्प्लॉई बेनिफिट निकालिए। ओके, कैन वी स्टार्ट नाउ? गुड। देखो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, हाउ शुड वी ट्रीट मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव? द आंसर इज एज एंड व्हेन दे अकर। आगे लिखता, व्हाइल अक्रूइंग द लायबिलिटी फॉर लीव सैलरी, कॉम्पेंसेटेड एब्सेंस को लीव सैलरी बोलते हैं, एज पर एक्चुरियल वैल्यूएशन। इन सब में एक्चुरियल वैल्यूएशन नहीं चाहिए, वो सब लॉन्ग टर्म वालों में चाहिए। तो आगे क्या लिखता है देखते हैं। डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग पॉलिसी, नो। शुड बी इंक्लूडेड फॉर एक्चुरियल वैल्यूएशन, नो। शुड नॉट बी इंक्लूडेड फॉर एक्चुरियल वैल्यूएशन, लार्ज एक्सटेंट यस। ओनली मैटरनिटी लीव शुड बी इंक्लूडेड फॉर एक्चुरियल वैल्यूएशन, नो। इसमें एक्चुरियल वैल्यूएशन का बात उठना ही नहीं चाहिए था। इसका आंसर होना चाहिए था एज एंड व्हेन दे अकर। बट देन चॉइसेस दिया है तो मैंने आपको बोला जो बेस्ट चॉइस होगा वो लिखना होगा। तो द बेस्ट चॉइसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड फॉर एक्चुरियल वैल्यूएशन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाइल अकाउंटिंग फॉर ए डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन देयर इज ए नेट इंटरेस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द P&L बेस्ड ऑन द प्रिवेलिंग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नेट इंटरेस्ट को जो इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में जोड़ते हैं ना, उसका क्वेश्चन है। लिखा, नेट इंटरेस्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये राइट लग रहा है। नेट इंटरेस्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फिनांस कॉस्ट, ये मुझे मालूम नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि फिनांस है ना नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अदर एक्सपेंसेस, नहीं, इसका कोई चांस नहीं है। The company has an accounting policy choice of recognizing net interest cost either in the employee benefit or finance cost. ये ना इस चीज को लेकर के मेरे को डाउट है और हम तुम लोगों को ब्रेक में ये चीज को पूछना, माने देखना चाहेंगे कहीं बुक से या कहीं भी और जगह से, क्योंकि आज तक हमने जब से पढ़ाया और जब से भी देखा ना, तो ये जो डिफाइंड बेनिफिट वाला जो नेट इंटरेस्ट होता है हम लोग हमेशा इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में ही दिखाते हैं। मैंने एक कंपनी भी ऐसा नहीं देखा जो फिनांस कॉस्ट में दिखाता है इसके इंटरेस्ट को, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट है तो फिनांस कॉस्ट का ऑप्शन बनता है, इसीलिए डी नंबर चॉइस को इन्होंने अग्री किया। बट आई वुड लाइक टू सी कि इंड एस में ये चीज कहीं लिखा हुआ है क्या। ठीक है, तो इसको आप तुम्हारा एक होमवर्क की तरह लो, बिकॉज द इंस्टीट्यूट हैज गिवन द डी नंबर चॉइस एंड आई हैड ऑलवेज सीन द ए नंबर चॉइस। ठीक है, डी में भी ए है, आइदर इंप्लॉई बेनिफिट और फिनांस कॉस्ट। अब इंटरेस्ट कॉस्ट है तो फिनांस कॉस्ट में लिख ही सकते हैं ना। अब जैसे लीज लायबिलिटी का भी इंटरेस्ट को फिनांस कॉस्ट में लिखते ही तो हैं, तो ये हम ना देखना चाहेंगे। इसको आप लोग एक तो अपना होमवर्क में या डाउट की तरह लिख के रखो। ब्रेक में अगर ढूंढ सको तो बढ़िया, नहीं तो बाद में ढूंढना इसको। ओके, से ओके और नॉट? ओके सर। गुड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग भी जितना भी सम बनाए थे ना मुदित, उस सब में हम लोग इसको इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में ही लिखे थे, बट इसका अकाउंटिंग पॉलिसी का चॉइस अवेलेबल है क्या, ये मेरे लिए एक जानने का विषय है। आई वुड लाइक टू नो। 3 नंबर,
An entity has decided to improve its defined benefit pension scheme, past service cost arise होगा. The benefit payable will be determined with reference to 60 years rather than 80 years. As a result, deemed benefit pension liability will increase by 2 करोड़. ये 2 करोड़ रुपया immediately P&L में डालना पड़ता है past service cost के नाम का. The average remaining life is 10 years, hardly makes a difference. The company wants to understand as to how should this increase in pension liability of 2 crore be treated in the financial statement. तो आप चॉइस पढ़ो जो मैंने बोला, अगर वो मिलता है तो ठीक है, नहीं तो बेस्ट चॉइस को ढूंढेंगे. The past service cost should be charged against retained profit. No, PL में जाना चाहिए. The past service cost should be charged to P&L. ये obvious choice है. The past service cost should be spread over the remaining working life of the employee. नो, ये एएस में होता है ऐसा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में. अगर अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट होता है ना तो एएस में होता है. इंड एएस में वेस्टेड अनवेस्टेड कैसा भी पास्ट सर्विस कॉस्ट तो पीएल में जाता है. द पास्ट सर्विस कॉस्ट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड. नो, तो बी इज अ क्लियर कट चॉइस. और पढ़ाते पढ़ाते भी मैंने बोल दिया था कि पीएल में जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. While recognizing expense for paid leave to employees which are carried forward to the next year if unutilized, short term है, PL में जाएगा as and when accrue. An employee can utilize such carry forward leaves any time subject to a maximum of 30 accumulated leave, no problem. आप देख लेना कि कितना लीव कैरी फॉरवर्ड होकर के लैप्स नहीं होने वाला है, उसको PL में भेज देना. How should the company recognize the remeasurement liability कंप्राइजिंग द एक्चुरियल गेन और लॉस. इसमें एक्चुरियल गेन लॉस होता नहीं है, बट देन कहानी जस्ट दैट कि P&L में जाएगा. ऐसे डिफाइंड बेनिफिट प्लान का एक्चुरियल गेन लॉस OCI में जाता है. इस सब में एक्चुरियल गेन लॉस होता ही नहीं है. बट देन क्वेश्चन क्या लिखता है देखता हूं. लिखा दे गो टू P&L, ये ओके है. दे गो टू OCI जो बाद में PL में चला जाएगा. नो, दे गो टू OCI जो PL में नहीं जाएगा. एंड देन डायरेक्टली इन द इक्विटी. सो टू अ लार्ज एक्सटेंट नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, बट स्टिल चॉइसेस आर ओके कि भाई PL में जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स आइडेंटिफाई विच मस्ट बी क्लासिफाइड एज अदर लॉन्ग टर्म. अदर लॉन्ग टर्म का मतलब हुआ इस साल के खत्म होने के बाद अगले साल के अंदर भी पेएबल नहीं होना चाहिए और रिटायरमेंट के वक्त पेएबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट में आ जाएगा. तो पेड मैटरनिटी लीव एज एंड व्हेन अक्रू में अकाउंटिंग होती है. कैश बोनस पेएबल करेंट ईयर में प्रोविजन बनाना पड़ता है. इन अगस्त में पेमेंट होगा जो मार्च 2023 का बोनस है. तो मार्च 23 का बोनस है, अगस्त में पेमेंट हो जाएगा. तो शॉर्ट टर्म है, विद इन 1 ईयर का है, तो लॉन्ग टर्म बोल ही नहीं सकते. डेफर्ड कॉम्पनसेशन पेएबल 20 मंथ्स आफ्टर द पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड. तो आफ्टर द पीरियड माने करेंट ईयर एंड, उसके 20 महीना बाद, तो 12 महीना से ऊपर चला गया, तो ये लॉन्ग टर्म में आ जाएगा. और लमसम बेनिफिट रिटायरमेंट बेनिफिट पेएबल आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस, तो ये है तो लॉन्ग टर्म, लेकिन अदर लॉन्ग टर्म में नहीं आकर के रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, तो वो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट में आ जाएगा. सो दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज शॉर्ट टर्म, दिस इज रिटायरमेंट. सो दिस इज द ओनली लॉन्ग टर्म विच इज अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट. सो ये वाला इंडेस मोर और लेस थ्योरी क्वेश्चंस थे, ज्यादा हम लोगों का कंप्लीट होता है. इसमें 5 ही क्वेश्चन है. अभी बहुत सारे इंडेस में 2-2, 3-3 करके भी क्वेश्चन आएंगे. और संपूर्णा, प्रदीप, मुदित, तुम तीनों को ये वाला एक तो मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऐसा अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस कहाँ इंडेस के किस कोने में लिखा हुआ है ये मुझे कभी दिखा नहीं. सो ये मेरे लिए भी इंटरेस्ट का चॉइस है. अगर इसको इंटरेस्ट, देखो ऐसे तो है तो फिनांस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, अब इसको दिखाते कौन से हेड में है भाई, कहानी क्या है, PL में ही दिखाना है. इंप्लॉई बेनिफिट ऊपर है, फिनांस कॉस्ट उसके नीचे है शेड्यूल 3 में. तो अब इसको मैं तो हमेशा से इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में दिखाता आया हूं, लेकिन क्या इसमें ऑप्शन था मेरे पास कि मैं फिनांस कॉस्ट में भी दिखा सकूं?
नाम सुनने से लग रहा है कि ऑप्शन होना चाहिए, क्वेश्चन सुन के भी लग रहा है कि ऑप्शन हो सकता है, बट देन आई एम नॉट श्योर। तो मैं चाहता हूं कि इसको तुम लोग भी ढूंढो, कहीं भी अगर मिले तो मेरे को बता देना। आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंड एज 37 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टिंजेंट असेट्स। प्रदीप कितने नंबर उसमें है रे पेज में? मैं तो इसी से देख रहा, मैं देख रहा हूं। अच्छा, मेरे बुक से ही देख रहे हो? हाँ सर। हाँ, वो दोनों क्वेश्चन पता करना संपूर्ण, वो 9 नंबर तो मैंने देखा नहीं, मैं देख के डिस्कस करूंगा। तो आइए इसको ही देखते हैं। एज पर इंड एज 37 प्रोविजंस, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट असेट्स वेयर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट्स, which one of the following method is not appropriate valuation for a provision based on accounting standards? based on Ind AS ही है, मतलब तो कौन सा नॉट ट्रू है वो देखना है, नॉट एन अप्रोप्रिएट वैल्यूएशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में चारों चॉइस को केयरफुली पढ़ना है, जो बेस्ट चॉइस आपको लगता है उसको सेलेक्ट करना है। इसमें आप क्वेश्चन के में कुछ घटिया चॉइस दे दिया है उससे घबराना नहीं है, वो लोग दे ही सकता है। आइए कौन नॉट अप्रोप्रिएट है वो चुनना है। द मिड पॉइंट ऑफ ए रेंज ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम ऑफ एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट कर रहे हैं। 2 इक्वली लाइकली हो सकता है, 2 लाख भी लग सकता है, 3 लाख भी लग सकता है, 2.5 लाख में प्रोविजन बना दिया 50-50% करके। दैट इज अ पॉसिबल आउटकम, वो किया जा सकता है। नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड वेयर देयर इज मेजरमेंट अनसर्टेनिटी। भाई साहब, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी रहता है तभी तो प्रोविजन बनता है। तो ये रॉन्ग चॉइस है, एकदम ऑब्वियसली दिखाई दे दिया। फिर भी पढ़ते हैं। द मिनिमम अमाउंट एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट द बेस्ट एस्टिमेट वेयर द अदर ऑप्शन इज द ओमिशन। बेकार लाइन है। द मोस्ट लाइकली अमाउंट एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट द बेस्ट एस्टिमेट वेयर देयर इज ए सिंगल ऑब्लिगेशन। ऐसा नहीं होता है, मोस्ट लाइकली को सिर्फ तभी यूज करते हैं मोस्ट लाइकली को सिर्फ तभी यूज करते हैं व्हेन आइदर दिस और दिस होने का है। भाई या तो जीतेंगे या हारेंगे टाइप की कहानी अगर है। सो खैर ये नॉट अप्रोप्रिएट है, ये फिर भी चलता है कि मोस्ट लाइकली को ले सकते हैं, क्योंकि जो लिखा है कि नॉट अप्रोप्रिएट, तो ये फिर भी चलता है। कभी कभी तो यूज होता ही है ना डी नंबर। तो बी नंबर का आंसर इज ऑब्वियस। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अच्छा बच्चों, सी और डी में भी ना, सी और डी नॉर्मली नहीं होता है बट कभी कभी होता है। अब जैसे क्या है कि 2 ही ऑप्शन है, एक में 0 प्रोविजन बन रहा है, एक में मिनिमम अमाउंट का प्रोविजन बन रहा है। तो मिनिमम अमाउंट कम से कम बनाओ, लेकिन ये तो पूरा ही रॉन्ग है। नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड वेयर मेजरमेंट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। सी और डी भी बहुत कम होता है बट फिर भी होता तो कभी कभी है, बट बी तो एकदम ही रॉन्ग है। तो विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, तो बी ही नॉट अप्रोप्रिएट है। ओके हाँ, इसीलिए तो लिखा नो प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी। तो ये तो फालतू ही बात हो गया ना। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। As on 31st March 2021, ABC Limited is involved in a legal dispute
with one of its supplier in relation to an early termination of a license agreement between the two companies. The supplier seeks a damage of 50 crore. Okay. The directors believe that they will be successful in defending the claim. Okay. एबीसी का लॉयर ने एडवाइस किया कि 90% चांस है कि आपको लायबिलिटी नहीं आएगी, मतलब आप जीत जाएंगे, बट स्टिल देयर इज ए केस ना, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का तो डिस्क्लोज होना चाहिए. प्रोविजन मत बनाओ, बिकॉज प्रोविजन तभी बनता है व्हेन देयर इज ए मोर लाइकलीहुड देन नॉट कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा. आगे देखते क्वेश्चन क्या बोलता है. इन अकॉर्डेंस विथ इंड AS 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. अगेन इस तरह के क्वेश्चन में चारों पढ़ना पड़ेगा while preparing the financial statement. मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है चारों ही अप्रोप्रिएट हो, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो खोजना है. नाइदर रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन नॉर डिस्क्लोजर ऑफ, आजा बेटा, नॉर डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज रिक्वायर्ड. कम से कम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी तो डिस्क्लोज करना चाहिए, प्रोविजन बनाओ या मत बनाओ. डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल लायबिलिटी एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, उससे तो अच्छा है. रिकॉग्नाइज द प्रोविजन एज पर द बेस्ट एस्टिमेट, आंसर इज कैसे कर दे, 90% तो मेरा ही जीतने का चांस है. रिकॉग्नाइज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होता, रिकॉग्नाइज तो प्रोविजन ही होता है. तो बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस. आगे बढ़ते हैं. तीन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर मेजरिंग द प्रोविजन बेस्ड ऑन इंड AS. प्रोविजन जब भी बनाओगे, अगर पीवी करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो उस रिस्पेक्टिव आइटम का ही जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट होता है ना, उसके हिसाब से बनाना चाहिए. सिर्फ इंड AS 19 जो है एम्प्लॉय बेनिफिट वाला, उसमें बोला है कि गवर्नमेंट बॉन्ड वाला रेट से डिस्काउंटिंग कर लो. बाकी हर जगह पे डिस्काउंटिंग रेट उस रिस्पेक्टिव आइटम से रिलेटेड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट होना चाहिए. तो ये वैसे ही एक चीज पूछा है कि कौन सा अप्रोप्रिएट डिस्काउंटिंग रेट है. एक लिखा है मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, मार्केट यील्ड ऑन हाई क्वालिटी बॉन्ड, प्री टैक्स रेट that reflects current market assessment of time value of money and risk specific to that liability. ये ज्यादा करेक्ट लग रहा है क्योंकि प्रोविजन बन रहा है, लाइबिलिटी है. नहीं समझे. फिर लिखा है प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ, सब कुछ सेम है, टू द एंटिटी. तो एंटिटी का WACC लिया नहीं जाता, उस रिस्पेक्टिव आइटम का लिया जाता है. तो 4 चॉइस दिया था, हम लोगों ने केयरफुली पढ़ा, तो ये चॉइस ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा. आइए नंबर 4. अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा खतरा रहता है. 2 भी करेक्ट रह सकता है, मोर करेक्ट को हाँ बोलना पड़ता है. An item of contingent nature may be recognized but not disclosed in the body of the financial statement. ये wrong है. Recognize नहीं होता, disclosure होता है अगर contingent liability होती है तो. Contingent asset का तो disclosure भी नहीं होता. आगे Ind AS 37 applies to provisions to perform land rehabilitation activity. Yes, जब भी कोई वो डिकमिशनिंग, जब भी कोई लैंड वैंड वगैरह को हम लोग फैक्ट्री उक्ट्री बना करके या कोई भी काम करके खराब कर देते हैं तो उसका रिहैबिलिटेशन का प्रोविजन बनता है. तो ये राइट लग रहा है. करेक्ट ढूंढने बोला है ना. Ind AS applies to contingent liabilities and contingent assets. बिल्कुल बिल्कुल अप्लाइड होता है. ऑफ द इंश्योरर्स नहीं, इंश्योरेंस वाला कहानी इंड AS 104 में कवर होता है. तो ये एक्सेप्शन से खींच के ले आया है पैरा. 4 अलग अलग जगह से पैरा खींच करके क्वेश्चन बना दिया है. स्मार्ट क्वेश्चन, नॉट ए गुड क्वेश्चन, बट कहानी को अच्छे से बनाया. देखो
A present obligation exists in all circumstances where a company may have some choice as to whether or not to make a future sacrifice of the economic benefits in settlement of the obligation. अगर चॉइस है आपको कि आप कर भी सकते हैं सेटल और नहीं भी कर सकते हैं, तो फिर कहाँ का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मीन्स आपके पास अवॉइड करने का चांस होना नहीं चाहिए. अगर आप अवॉइड करने का आपके पास स्कोप हो, याद है तो एरोप्लेन का सम था कि हम लोग के पास बहुत सारा एरोप्लेन है, 5 साल में हम लोगों को उसको वो करना है, वापस से इंस्पेक्शन कराना है, सब कुछ चेक वेक करना है. तो कंपनी बोला हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे ये वाला खर्चा का. तो लोगों ने बोला कैसे नहीं बनाओगे, तो आपका ऑब्लिगेशन, आप तो एरोप्लेन उड़ाते हो. तो उन्होंने बोला हम हर 5 साल में एरोप्लेन बदल देते हैं. तो उनके लिए तो अवॉइडेबल कॉस्ट था ना. तो अवॉइडेबल कॉस्ट होने से आप प्रोविजन नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. तो इसमें चारों में ये एकदम क्लियर कट करेक्ट आंसर है. तो हम लोग कोई बात और नहीं करेंगे. सो दिस कम्स टू एन एंड. अब आइए इंड AS 12 इनकम टैक्स. एक तो देखे ना वो वाला तुम आ रहे थे तो सुने वो वाला, इंटरेस्टिंग है नहीं? हमने तो कभी नहीं देखा मुन्ना वो नेट इंटरेस्ट को फिनांस कॉस्ट में किसी कंपनी ने दिखाया हो, और हमने कहीं लिखा हुआ भी नहीं पढ़ा. हम तो बहुत एक्सटेंसिवली रीडिंग करते हैं लेकिन मिला नहीं मेरे को कहीं भी. लेकिन इंस्टीट्यूट ने चॉइस दिया तो कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ होगा. तो आप अपना इंस्टीट्यूट का बुक खोजो, मैं भी इधर उधर से ढूंढता हूं, बिकॉज जैसे चॉइस का बात, नॉट ए बिग थिंग प्लीज. हाँ, 1 नंबर आइटम में दिखाना है कि 2 नंबर आइटम में दिखाना है, दोनों ही PL में है. खाली वो चॉइस एक तो जानने का मन है कि यार ऐसा चीज भी था और हमको मालूम नहीं था, नहीं समझे, या 1-2 साल पहले आया है ये भी नहीं पता. तो ये पता करना मेरे लिए, ठीक है. और एक वो 9 नंबर क्वेश्चन फेयर वैल्यू वाला क्या रॉन्ग है उसको भी मैं देख लूंगा, वो आपसे बात कर लेंगे. आइए आगे चलते हैं. अच्छा, ये अभी 1-2 सम देखे, वो ठीक ही ठाक बुक में बनाया है, मतलब नॉट बैड क्वेश्चंस. आइए नेक्स्ट क्या लिखता है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2021 जी लिमिटेड एक्वायर्ड 60% शेयर्स ऑफ ग्लोबल. कोई प्रॉब्लम नहीं, टैक्स का इंड AS है. इन अकॉर्डेंस विथ इंड AS 103 गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन इज 20 लाख. गुडविल का डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग नहीं होता, अगर याद हो तो. अलग से उसके लिए पैराग्राफ डिस्कस किया था मैं, बुक में कई बार बोला, वो सर्कल इफेक्ट हो जाता है, घूमता रहता है, इसलिए उन्होंने मना ही कर दिया था. द टैक्स रेट इज 30%. द डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी रिलेटिंग टू गुडविल विल बी 0, नॉट एप्लीकेबल है. तो आंसर उन्होंने 0 दिया है, तो बढ़िया है, फिर और चॉइस पढ़ने का जरूरत नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टू कैलकुलेट द टैक्स बेस ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉई बेनिफिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला वुड बी यूज्ड. अब इसमें फॉर्मूला तो कुछ होता नहीं है, कैरिंग अमाउंट लेस डिडक्टिबल अमाउंट देखा जाता है, ठीक है. और एम्प्लॉई बेनिफिट के केसेस में वो जो होता है ना, क्या नाम, शेयर वगैरह का जो कहानी होता है, उसमें कई बार ज्यादा डिडक्शन भी होता है. वो इक्विटी से एडजस्ट होता है, अगर आपको पता हो तो. उसका जो डेफर्ड टैक्स असेट बनता है वो इक्विटी के अगेंस्ट में बनता है. तो उसमें वो चीज भी एक तो नोटिस करने का चीज है. तो देखो उन्होंने बोला कैरिंग अमाउंट, ये तो नॉर्मल है, सब में बोला है. तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी लेस डिडक्टिबल या नॉन टैक्सेबल अमाउंट की कहानी बनती है. तो कैरिंग अमाउंट खोजो, डिडक्टिबल और नॉन टैक्सेबल अमाउंट खोजो. ये रहा कैरिंग अमाउंट, ये रहा डिडक्टिबल. तो इन दोनों में से ही एक करेक्ट होगा. तो ये तो सेम ही लिखा हो, देख. मुन्ना, ये दोनों तो सेम ही लिखा हुआ, देख. कैरिंग अमाउंट, फ्यूचर डिडक्टिबल अमाउंट और फ्यूचर असेसेबल अमाउंट. तो सर ये फ्यूचर असेसेबल अमाउंट क्या है, जो मैंने तुमको बोला ना कि इंप्लॉय बेनिफिट के केसेस में, शेयर बेस्ड पेमेंट में कई बार क्या होता है, फेयर वैल्यू अगर बढ़ जाता है ऑप्शंस वगैरह का, तो ज्यादा डिडक्शन भी इनकम टैक्स अलाउ कर देता है. उसको इक्विटी से एडजस्ट किया जाता है. उसका अलग से सम भी बनवाए थे हम, ठीक है. तो ये सी और डी सेम ही है. तो हम तो क्या तो पढ़े, इन्होंने डी को टिक मारा, आप सी को मारो, हार्डली मेक्स ए डिफरेंस.
हाँ, तो वो प्लस प्लस की तरह नहीं लिखा है रे, वो प्लस माने क्या क्या फैक्टर कंसीडर होता है, ये प्लस ये जोड़ने के लिए प्लस नहीं है, उनको कॉमा कॉमा करके देना चाहिए था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटिटी ए हैज कैलकुलेटेड टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस यानी DTL फॉर ऑफ ₹50 लाख एंड डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस ऑफ 20 लाख। नेट पे 30 लाख का प्रोविजन बनाने से हो जाएगा। ये डेफर्ड टैक्स असेट पैदा करेगा या लाइबिलिटी पैदा करेगा? जितना दूर तक का लाइबिलिटी है उतना दूर तक का तो असेट ही लिख सकते हैं ना 3 क्राइटेरिया अप्रोच में। टैक्स रेट इस साल का 35% है। हम लोग को फ्यूचर टैक्स रेट अगर इनेक्टेड हो गया तो डेफर्ड टैक्स हमेशा फ्यूचर टैक्स रेट से बनता है, पर 31 मार्च के पहले मालूम हो जाना चाहिए और वो मोर और लेस एक्ट बन जाना चाहिए। कम से कम बजट स्पीच में मिनिस्टर ने बोल दिया होना चाहिए। द टैक्स रेट इन द प्रीवियस ईयर इज 30%, ये तो बेकार है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर टैक्स रेट वुड बी 40%। एक्सपेक्टेड होने से नहीं चलेगा, एनैक्टेड होना पड़ेगा। ये यहां पे फंसाने का कोशिश किया है, नहीं तो कोई भी आदमी आंख मूंद के बोलेगा फ्यूचर टैक्स रेट ले लो, बिकॉज डेफर्ड टैक्स फ्यूचर टैक्स रेट से बनाया जाता है। ऑन व्हाट बेसिस डेफर्ड टैक्सेस विल बी मेजर्ड? द आंसर इज 35% करेंट वाला। अगर फ्यूचर टैक्स रेट हमें नहीं पता हो, एनैक्टेड नहीं हुआ हो, तो करेंट टैक्स रेट से DTA का अकाउंटिंग होता है। तो इसीलिए उन्होंने 35% का आंसर लिख के दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार लिमिटेड कंपनी है, 250 लाख का प्रॉफिट हर साल उसको होने वाला है, 30% का टैक्स रेट है, 50 लाख का वारंटी कॉस्ट का उसने प्रोविजन बनाया है, ठीक है। डिडक्टिबल होगा जब सच्ची में खर्चा लगेगा, तो हम PL में आज डेबिट कर दिए, इनकम टैक्स वाला हमको बाद में अलाउ करेगा। मतलब लिखा है साफ कि डिडक्टिबल नेक्स्ट ईयर होगा, जब हम पे करेंगे तब होगा। अभी तो प्रोविजन बनाया है हमने, तो आराम से डेफर्ड टैक्स असेट इसका बनाना चाहिए। तो लिखता है इंड AS 12 विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा, डिडक्शन मिलने वाला है ना। और 50 लाख का 30% बनेगा और क्या 15 लाख। तो बोलता है DTA बनेगा 15 लाख, DTL बनेगा 15 लाख, DTL बनेगा 35 लाख। ना तो DTA बनेगा ना DTL बनेगा। तो ये ऑब्वियस चॉइस है, इसमें बात करने का या टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। ये अनुपम एक बार जल्दी से नीचे आओ ना। Pursuant to Ind AS 21, which factor will not be used in determining the entity's functional currency? Functional माने मेरा मेन करेंसी कौन सा होता है और उसी पे मेरे को अकाउंट्स भी लिखना होता है। तो क्या क्या फैक्टर बोलता है कि कंसीडर, इसमें लिखा कौन सा यूज नहीं होता है। मेन इसमें कहानी है कि मैं खर्चा कौन सी करेंसी में करता हूं। सबसे पहला मेरा कमाई कौन सा करेंसी में होता है, खर्चा किस करेंसी में मेनली होता है, फिनांस किस करेंसी में मैं रेज करता हूं। फिनांस को भी लास्ट में यूज किया जाता है। रेड वाला बुक देना 2 नंबर। तो इसमें लिखा देखो, द करेंसी दैट प्राइमरीली इन्फ्लुएंसेस द प्राइसेस ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑब्वियसली ये तो फर्स्ट चॉइस है। द करेंसी इन विच एक्सपेंसेस आर डोमिनेटेड, सेकेंड चॉइस है। द करेंसी विच इज यूज मोस्टली फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग, नो, इसका ये कोई चॉइस ही नहीं है, ये वहां लिखा हुआ ही नहीं है।
और द करेंसी इन विच द फंड्स ऑफ फिनांसिंग आर अरेंज्ड, ये है, लेकिन ये नॉर्मली थोड़ा बाद में यूज होता है। एक सेकेंड रुकना, अगर मैंने कहीं लिखा होगा ना तो लिखा होगा, मैं लिखता हूं नॉर्मली। ये देख, लिखा है ना, हाँ ये देख, ये देखिए सेलिंग प्राइसेस, ये देखिए लेबर मटेरियल कॉस्ट, और फिनांस वाला सेकेंडरी फैक्टर्स में आता है, ये देखिए फिनांस। लेकिन वो जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग वाला तो कोई बात ही नहीं है, तो वो झूठ मूठ का एक तो चॉइस घुसा देना था, है ना, इसीलिए डाल दिया क्वेश्चन को अपने लिए। लेकिन इजी हो जाता है ऐसा क्वेश्चन, मार्क्स मिलने में इजी होगा। और एक दो ठो इस तरह का आएगा ही, क्योंकि साला 15 क्वेश्चन डालेगा ना, 15 डालेगा कि 30 डालेगा, यू नो 15 मार्क्स, 15 करके 2 मार्क्स का डालेगा। हमको लगता है वही होना चाहिए, 30 क्वेश्चन तो ज्यादा हो जाएगा। उसमें भी 15 मार्क्स का 2 ही था क्या? हो गया 20 मार्क्स। हाँ तो 1 मार्क्स का भी आ सकता है ना फिर, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन का 2 मार्क्स का औकात नहीं है। सोच के देख, कैसे 2 मार्क्स का औकात है? 2 नंबर क्वेश्चन का 2 मार्क्स का औकात है, क्योंकि यहां कैलकुलेशंस होंगे, लेकिन इसमें तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, पढ़ के आंसर देना है। चलो आगे पढ़ते हैं। पेरेंट पी के पास 80% नेट एसेट है किसी सब्सिडियरी का, उस सब्सिडरी का फंक्शनल करेंसी दिनार है। सब्सिडरी को 30 सितंबर 2021 में खरीदे थे, तब उसका एनएवी 40,000 होता था दिनार में। पी का इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है, अपने इंडियन रुपीस में उसने लिखा है 10,675 अपने इंडिया की बुक्स में। ग्रुप का अकाउंटिंग पॉलिसी है कि गुडविल इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस, वही होता है। अच्छा, उसमें गुडविल फेयर वैल्यू वाला पार्ट गुडविल और फुल गुडविल वाला बात कर रहा है, माने एनसीआई को कैसे मेजर करते हैं उसके ऊपर लिख रहा है। हाँ तो ठीक है, सुनो ना, ये रुपीज में है और ये दिनार में है, तो इसका 80% निकाल करके इसके साथ कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं है। तो सर गुडविल कैसे निकलता है? गुडविल निकलता है फॉरेन करेंसी में ही, और ईयर एंड में उसको क्लोजिंग रेट से रीस्टेट किया जाता है। हर असेट लायबिलिटी का रीस्टेटमेंट होता है इंक्लूडिंग गुडविल। ये इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन का नॉर्मल रूल है, जो अब तो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल इंडेस में रहा नहीं, फॉरेन ऑपरेशन का नॉर्मल रूल है। आगे द ग्रुप्स अकाउंटिंग पॉलिसी ये हो गया। ऑन 30 सितंबर इट वाज 6.5, एक रुपी 6.5 दिनार था, ईयर एंड में 6 दिनार था। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द गुडविल टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। आपको पहले 30 सितंबर का निकालना होगा, फिर उसको क्लोजिंग रेट के हिसाब से रीस्टेट करना होगा। तो आपको दिनार में, फॉरेन करेंसी में गुडविल निकालना होगा। तो आप मेरे को नेट एसेट बताओ दिनार में, और मेरा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ दिनार में। अभी मेरे को गुडविल निकालना है, नेट एसेट इक्विटी बताओ दिनार में 40,000 है, और इसको ना दिनार में कन्वर्ट कर दो। 10,675 को दिनार में कन्वर्ट कर दो, इंटू करना होगा ना, कि डिवाइड इंटू ना, 1 रुपया बराबर 6.5 दिनार, तो 10,675 रुपया बराबर मेरा आया 69,387.5। दिख नहीं रहा ना ठीक से? रॉन्ग है, ओके, नहीं ठीक है, ये रुपी है, और 1 रुपया बराबर 6.5 दिनार, तो 10,675 रुपया बराबर हाउ मच दिनार, तो ठीक है। अच्छा, हम लोग इसका 80% खरीदा है, इसका 80%, तो 32,000 का माल हमने
इतना में खरीदा है। हमने बहुत महंगा खरीदा है, तो हमारा 37,387.5 इतना दिनार गुडविल है, इतना दिनार गुडविल है। तो इसको हम लोगों को ईयर एंड में रीस्टेट करना ही पड़ेगा। जैसे ये तो दिनार में है, पहला बार तो सितंबर में गुडविल निकलता है, पर वो गुडविल फिर बैलेंस शीट में आता नहीं, बिकॉज बैलेंस शीट में ईयर एंड के हिसाब से ही गुडविल आपको निकालना पड़ेगा। तो ईयर एंड में ना 1 रुपया का 6 दिनार है, तो ये दिनार है। हाँ, तो ईयर एंड का हिसाब से गुडविल रीस्टेटेड होता है। तो वो ईयर एंड का ही पूछा है, सितंबर का पूछा नहीं है, लेकिन सितंबर का भी निकाला जाता है, बट मांगा नहीं है तो मैं छोड़ दे रहा हूं। तो अगर 6 दिनार ईयर एंड में रेट है, 6 दिनार इज इक्वल टू 1 रुपया, तो इतना दिनार इज इक्वल टू कितना रुपया डिवाइड करना होगा। बिकॉज 6 दिनार 1 रुपया, 1 दिनार 1/6 रुपया, इतना दिनार तो डिवाइडेड बाई 6। तो 37, बोल बेटा हेल्प कर, 387.5 डिवाइडेड बाई 6, 6231.25 इज द आंसर। है ऐसा चॉइस? ओके, ये देख, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का बने ना तो समझ में आता है। हाँ, अब इसमें क्या है, कंसोलिडेशन भी है और इंटरनेशनल, वो क्या नाम, फॉरेन करेंसी भी है, और वो रूल भी है कि भाई गुडविल हो या कोई भी असेट हो, हम लोगों को लास्ट में क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे रीस्टेट करना पड़ता है। तो एक तो डिसेंट टाइप का क्वेश्चन खींच के लाया एंड आई लाइक्ड इट। ये क्वेश्चन भी वैसे ही बहुत डिसेंट है, 3 नंबर। ये सब प्रैक्टिकल सम्स हैं। आइए पढ़ते हैं। संपूर्ण, ये समझ में आया तुमको 2 नंबर? गुड। और कल तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर कर दिया था मैंने। यस सर, थैंक यू सर। गुड, ऐसे पूछ लेना। और मेरे को, मैंने तुम्हारा नाम भी नाम से स्टोर कर लिया, पहले देखने में समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा कौन है वो। ओके सर। चलो बच्चों आ जाओ, 2-3 नंबर पढ़ते हैं। जेड लिमिटेड है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंपोर्ट किया है, $1,00,000 का इंपोर्ट है। एक्सचेंज रेट उस दिन का 60 है, तो आपको 60,000 रुपीज में करेंसी लिखनी, माने मशीनरी डेबिट करना होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पेएबल आपको 60 लाख लिखना होगा। परचेज है ना, तो ये एंट्री आपको करना होगा। लिखता है जब पेमेंट किया गया, जो कि 30 दिन के बाद था, तब 62 हो गया, तो आपको 62 लाख का पेमेंट करना पड़ा, तो 2 लाख आपको पीएल में लॉस लिखना होगा। हाँ, लॉस, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस, ये आपको पीएल में डालना होगा। ये मशीन के साथ आप ऐड नहीं कर सकते। पहले चलता था, एस में तो चलता था, एस में 2020 में विड्रॉ हुआ है। आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली उसने जर्नल एंट्री पास किया वेंडर अकाउंट का और एक्सचेंज लॉस डेबिट किया। बढ़िया है। बैंक क्रेडिट, बाप रे इतना अच्छा से लिख दिया, पूरा जर्नल ही लिख दिया। एट द फर्स्ट बैलेंस शीट आफ्टर द एक्विजिशन द अफोरसेड प्लांट एंड मशीनरी ऑप्टेड टू यूज द रिवैल्यूएशन मॉडल। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो, वो तो आपके ऊपर है, आप कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल कुछ भी कर सकते हो, उसका फॉरेक्स से कोई मतलब नहीं है। आगे, The accounting treatment as per IND AS 21 regarding exchange loss 2 लाख is as follows। बाप रे 4 चॉइस दिखा है, पढ़ो कौन सा बेस्ट चॉइस है देख लो। 2 लाख को पीएल में डालना है, बस हमको तो इतना मालूम है। एक में लिखा 2 लाख रियलाइज्ड लॉस पीएल में जाएगा, ओके। 2 लाख अनरियलाइज्ड लॉस लेकिन पीएल में जाएगा, और दोनों ही लिखा पीएल में जाएगा। रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड से मारपीट करना है, तो पेमेंट हो चुका है कि पेमेंट नहीं हुआ, रीस्टेट किए कि पेमेंट कर दिए हैं। पेमेंट कर दिए ना, तो पेमेंट हो गया, तब तो रियलाइज लिखना पड़ेगा। यही चीज अनपेड भी रह सकता था, ईयर एंड में लाइबिलिटी खड़ा भी रह सकता था, तब ये वाला पॉइंट ट्रू होता, लेकिन जाता फिर भी पीएल में।
2 लाख रियलाइज्ड लॉस है, लेकिन फिर मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी का भी लड़ाई किया है। वो साला पीएल सभी में लिखा है। अच्छा लास्ट वाला ओसीआई, चलो ये तो रॉन्ग है। साला लोग कितना गंदा आदमी है देखो। तो ये नॉन मॉनिटरी आइटम का चेंज है कि मॉनिटरी? हम लोग क्रेडिटर को चेंज किए हैं। क्रेडिटर इज ए मॉनिटरी। 3 ही आइटम नॉन मॉनिटरी होता है, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेंट्री और इक्विटी, शेयर कैपिटल वाला जो पोर्शन होता है। ये 4 ही आइटम नॉन मॉनिटरी होता है, बाकी हर आइटम बैलेंस शीट का मॉनिटरी होता है। क्या क्या? फिक्स्ड असेट्स जिसको पीपी बोलते हो आप, उसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों आ गया। फिर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक, क्योंकि इनके मार्केट प्राइसेस रोज बदलते रहते हैं। तो जिनके मार्केट प्राइसेस रोज बदलते हैं उसको नॉन मॉनिटरी बोला जाता है, और जिसके मार्केट प्राइसेस नहीं बदलते उसको मॉनिटरी बोला जाता है। तो ये मॉनिटरी वाला करेक्ट होगा ना? ठीक है, अच्छा आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, XYZ लिमिटेड है, 31 मार्च 2022 है, अपने फॉरेन ऑपरेशन को डिस्पोज कर दिया। याद रखना, अगर मेरा कोई फॉरेन ऑपरेशन है तो इतने दिनों से हम उसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे, तो बहुत सारा OCI जमा हो गया होगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्योंकि नॉन इंटिक जो भी फॉरेन ऑपरेशन होता है उसमें जब भी गेन होता रहता है, लॉस होता रहता है, तो OCI में डालते रहते हैं। गेन्स और लॉसेस अराइजिंग ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, याद है? OCI का आइटम होता था, याद है कि नहीं है? थोड़ा थोड़ा याद है। और जब उसको बेच देते हैं ना, तो पूरा को PL में रिक्लासिफाई करते हैं। मेरे को देख करके लग रहा है कि तेरे को याद नहीं है, तो तेरे को याद दिलाने के लिए खाली 2 मिनट का वक्त ले लेता हूं। हाँ बढ़िया ना, सारा चीज कैसे याद रहेगा यार एक साथ, इट्स फाइन। प्रदीप, आपको याद था ये वाला बात? यस सर। गुड। संपूर्णा, यू? कल कंसोलिडेटर में क्लास कर रहा था, सर आपने बड़ी कॉल किया था ना, तो फिर मुझे आना है। ओके हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद था सर। ओके, ये देखिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये रहा उसका नोट। गेन्स और नहीं, यहां नहीं, ये रहा गेन्स एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, और इसका रिक्लासिफिकेशन होता है, ये P&L में वापस चला जाता है। आगे तो वो लिखता है कि ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग पीरियड्स 14,000 का गेन विच इज नेट ऑफ टैक्स, गेन 20 का था, नेट ऑफ टैक्स 14,000 हमने P&L में लिखा था, माने OCI में लिखा था, और वो लिखा भी OCI में लिखा हुआ है। और बोलता है अभी करेंट ईयर में जब तक हमने डिस्पोज किया 3500 रुपया का एक्सचेंज गेन लिखा हुआ है, माने वही जो ट्रांसलेशन गेन 5,000 का था, नेट ऑफ टैक्स 3.5 लिखा हुआ है। तो टोटल 17,500 रुपया उसका OCI में गया हुआ है। आगे लिखता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगेन साला चारों पढ़ना होगा बहुत ध्यान से। इन रिलेशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पोजल इन द कंसोलिडेटेड P&L एंड OCI, एक चीज क्लियर है कि इसको P&L में लाना होगा, बाकी तो आप क्या क्या लिखेंगे हम लोग पढ़ेंगे। OCI वुड इंक्लूड एक्सचेंज डिफरेंस नेट ऑफ गेन 3500, ये अच्छा फिगर ही 17,500 का एक ही फिगर है। हाँ तो फिर छोड़ देते, बाकी पढ़ के कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो तो पढ़ के रिक्लासिफिकेशन लिखा है कि नहीं, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिगर वाइज ये मैच करता है, बट अंदर तो पढ़ लेना चाहिए। लिखा OCI वुड इंक्लूड ए रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट नेट ऑफ टैक्स 17,500। तो ये भी तुमने बढ़िया बोला, फिगर चेक कर लीजिए वो वाला मिल रहा है क्या। चलो मैं मान गया आपकी बात। नंबर 5, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंड AS 21, इसमें से कौन कौन मॉनिटरी आइटम, अच्छा कौन सा एक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉनिटरी आइटम, माने नॉन मॉनिटरी आइटम। मैंने आपको बताया ना 4 ठो होता है, फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और शेयर होल्डर का पूरा वो फंड। नहीं समझे? ढूंढो। कैश मॉनिटरी है, हार्डकोर मॉनिटरी है, FD मॉनिटरी है,
शेयर होल्डर्स इक्विटी और क्रेडिटर्स, तो शेयर होल्डर्स इक्विटी एक चॉइस है, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना 6 नंबर क्वेश्चन सेम चीज दोबारा टाइप हो गया है, वही वाला 17,500 वाला, तो इसको पढ़ना छोड़ देते हैं। 7 नंबर, जब ये बुक प्रिंट होकर के आया ये वाला, मुझे लगा एक दिन में हो जाएगा, नहीं समझे, चॉइस ही तो करना है। मैं बोला यार 200 क्वेश्चन होगा, कर लेंगे, 3 घंटा है, 1 मिनट में 1 लगेगा। फिर लगा पढ़ना भी तो है, समझाना भी तो है, कोई कोई पॉइंट पे बच्चे क्वेश्चन भी तो पूछेंगे, रिवीजन सारा याद भी तो नहीं होगा, बच्चों को बुक्स भी तो दिखाना होगा, कुछ चीजें मेरे को भी तो देखनी पड़ेंगी। हाँ वही मैं देखा, एमसीक्यू में भी टाइम लगता है। यू कैनॉट से 1 in 1 minute। 1 in 1 minute कैसे करोगे, पढ़ने में कितना टाइम लग जाता है। अब वो देखो ना, वो गुडविल वाला क्वेश्चन, ये 17,500 वाला क्वेश्चन, रीडिंग में टाइम लगता है। सो इट कैनॉट बी वेरी फास्ट, इट हैज टू बी डेल्ट लाइक दिस ओनली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैस्पर लिमिटेड न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, मोबाइल हैंडसेट का काम करती है, फंक्शनल करेंसी उसकी डॉलर है, मशीन खरीदा यूरोपियन सप्लायर से फॉर 6 million, यहां रूपी लिख दिया, ये यूरो होना चाहिए, ठीक है, बट रूपी के सिंबल को यूरो का सिंबल समझ के आगे बढ़ जाना, काटाकुटी नहीं करते हैं अभी, यहां छोटा सा तो बात है। On that date the exchange rate was $1 is equal to 2 यूरो, और इसका 6 यूरो का रूपी यूरो काउंट वो होगा यूज, तो टेंशन मत लेना। 6 मिलियन का मतलब हो गया 3 मिलियन का इनिशियल रिकॉग्निशन है। परचेज का कॉन्ट्रैक्ट है कि सेल का है मुन्ना? परचेज किया है ना, तो आप बोलेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, आप तो डॉलर में लिखोगे ना, तो $3 मिलियन आप एंट्री मारेंगे। पहला दिन तो आपको यही एंट्री मारनी पड़ेगी, जिस दिन आप परचेस करोगे, स्पॉट रेट पे एंट्री लिखनी पड़ती है। आगे कैस्पर ईयर एंड तक उसको सेटल नहीं करता है, और लास्ट में $1 1.5 यूरो के बराबर हो जाता है। तो आपको मशीन तो कुछ नहीं करना, पर क्रेडिटर को रीसेट करना पड़ेगा क्लोजिंग एक्सचेंज रेट से। तो 6 मिलियन यूरो है और $1 1.5 यूरो का है, तो 4 मिलियन, वो 4 हो गया, बढ़ गया लायबिलिटी। हेलो ठीक से देख ले, बढ़ गया, हाँ यूरो स्ट्रांग हो गया ना, यूरो स्ट्रांग हो गया। पहले 2 यूरो में $1 था, अब 1.5 यूरो में $1 है। तो क्रेडिटर को 4 मिलियन अगर आपको बनाना होगा, तो आपको एंट्री मारनी पड़ेगी फॉरेन एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 1 मिलियन। अब मांगा क्या है, पढ़ते हैं आगे। बोलता है कॉस्ट मॉडल इन्वेंट उसका फॉलो करता है, तो मशीन का रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा है, मशीन को कॉस्ट मॉडल पे ही डाल रहे हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट है खोजने बोल रहा। अगेन ये तो तुम पढ़ मुन्ना मुदित, मेरे को हेल्प कर, खाली फाइनल आंसर जो बोल्ड में लिखा उसी को मत देख, सबको देख। अच्छा फिगर वाइज चला जाना चाहते हो, हाँ तो फिगर वाइज चलो। कॉस्ट ऑफ मशीन 3 मिलियन, ऑब्वियस है। अच्छा इसको तो तुमने इसीलिए काट दिया कि बेकार है, ओके। ट्रेड पेएबल 4 मिलियन, ये ठीक है, ट्रेड पेएबल 4 मिलियन, तो यहां फिर 4 मिलियन है। अच्छा एक्सचेंज लॉस 1 मिलियन, कुल मिला के पढ़ना ही पड़ा। कुल मिलाकर के ये फिगर को मैच करा लो, ये जितने फिगर्स हैं उसको मैच करा लो। उस पर भी देख साला गेम खेला है, इसको मैच किया, इसको भी मैच किया, लास्ट में जाके ही क्लियर हुआ। बट ये मैंने देखा इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन अच्छे थे और सारे प्रैक्टिकल थे। हमारा मानना है कि एमसीक्यू ऐसा आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड एमसीक्यू है।
वो लिटरेचर वाला जो लिख करके खाली चॉइस कर लो वैसा क्वेश्चन ठीक नहीं है। हाँ, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें करेक्ट होने का वो भी ज्यादा है। उसमें क्या, आपको बुक रीडिंग बहुत जरूरी है। उस तरह के क्वेश्चन में मेरा बुक का रीडिंग बहुत जरूरी, और मेरा बुक का रीडिंग के बाद भी एक दो क्वेश्चन हम लोग को ऐसा मिला जो मेरा बुक में लिखा हुआ नहीं था, बिकॉज मेरा बुक का एक लिमिट रहेगा हमेशा। वो लोग तो कोई भी लाइन से क्वेश्चन माने छाप देगा। तो उसको एमसीक्यू करके मॉक टेस्ट करके कवर करेंगे, और क्या नहीं। आइए पढ़ते हैं। ईरा ये अच्छे से प्रिंट आउट लेता ना तो ज्यादा अच्छे से दिखता बेचारे बच्चों को। दिख रहा है क्या बेटा ठीक से तुम लोग को? ओके। ईरा एक डायरेक्टर है टाइटैनिक का। मैं आपको बोलता था रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में हमेशा डायग्राम बना लेना, ऑलवेज मेक ए डायग्राम, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ईरा एक डायरेक्टर है टाइटैनिक में, तो ये मैंने ईरा का नाम लिखा, ये मैंने टाइटैनिक का नाम लिखा, ये मैंने बता दिया डायरेक्टर है, तो है रिलेटेड पार्टी। केएमपी मानते हैं डायरेक्टर्स को नॉर्मली, बट नॉट ए शेयर होल्डर इन, क्या लिखा? अच्छा एक और है, सी ऑल्सो ओन 60% ऑफ ग्रेसियस लिमिटेड। तो ऐसे करके बना दो ग्रेसियस को, ये 60% है। वैसे ग्रेसियस और टाइटैनिक भी रिलेटेड पार्टी बन गया केएमपी के थ्रू से। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेकिन ईरा फॉर्च्यूनर लिमिटेड में डायरेक्टर ने शेयर होल्डर, ठीक पढ़ रहे ना? सी ऑल्सो ओन 60% ऑफ ग्रेसियस लिमिटेड एंड इज ए डायरेक्टर ऑफ बट नॉट ए शेयर होल्डर इन, ओ फॉर्च्यूनर में भी वो डायरेक्टर है। तो ईरा, यहीं पे ईरा को रख लेते हैं ना, ईरा इज ए, बड़ा जगह चाहिए था, अब नीचे बनाएंगे रे। ईरा इज ए डायरेक्टर इन फॉर्च्यूनर ऑल्सो। तो अभी तो देखे तो तीनों रिलेटेड पार्टी है, बोल हाँ। ये दोनों डायरेक्टर के थ्रू से और ये शेयर होल्डर के थ्रू से आपस में कनेक्टेड हो गए। आगे, ईराज हस्बैंड इज ए सोल शेयर होल्डर इन काइट लिमिटेड। अब वहां जगह नहीं है, मिस्टर ईरा एक बार लिख देता हूं। वो काइट लिमिटेड का 100% स्टेक ओन करता है। बाप रे, कितना लेयर बनाया है। ईरा की बेटी भी है, वो 6%, साला 2 लाइन में इतना सारा लिख दिया देख। और एक ईरा की बेटी है, उसको मैं एक बार लिखता हूं, डॉटर ईरा। वो 6% स्टेक होल्ड करती है कौन सी कंपनी मेरे? ब्लू बेल में। तो ये तो बहुत कम स्टेक है मुन्ना, इट्स वेरी लेस स्टेक। इससे कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं आता और कंट्रोल भी नहीं आता। ऑल्दो बेटी इज कंसीडर्ड टू बी ए रिलेटिव। मां बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा सबको रिलेटिव माना जाता है। तो अब तो क्वेश्चन ही पढ़ना पड़ेगा, वो मांगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज रिलेटेड पार्टी? ओके, तब तो चॉइस पढ़ना पड़ेगा, ये तो अजीब ही सा क्वेश्चन दे दिया है। ग्रेसियस और काइट रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है? ग्रेसियस तो ऑब्वियसली ईरा का कंट्रोल है, और काइट यहां पे आ गया ईरा का हस्बैंड। तो ईरा का हस्बैंड और ईरा सेम माना जाता है, फैमिली मेंबर को लिया जाता है। तो ईरा का हस्बैंड अगर 100% कंट्रोल करता है तो ऑब्वियसली ग्रेसियस और काइट तो रिलेटेड पार्टी होंगे ही होंगे। ऐसे ही तो हस्बैंड को फायदा पहुंचाया जाता है। अगर ईरा यहां पे सॉलिड पोजीशन में है तो कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकती है ना बहुत आराम से। तो ग्रेसियस और काइट तो रिलेटेड पार्टी है नहीं, लेकिन टाइटैनिक के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स एज रिलेटेड पार्टीज ऑफ टाइटैनिक,
तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी मत समझो। टाइटैनिक का कौन कौन है? तो टाइटैनिक का ग्रेसियस है, कोई डाउट नहीं है, और टाइटैनिक का काइट भी है। ग्रेसियस तो इसलिए हुआ कि KMP इज हैविंग कंट्रोल, और काइट इसलिए हुआ कि KMP का हस्बैंड इज हैविंग द कंट्रोल। KMP आएगा तो KMP एंड हिज रिलेटिव्स आते हैं साथ में। ग्रेसियस लिमिटेड ओनली, नहीं काइट भी है, फॉर्च्यूनर भी है, ओनली तो रॉन्ग चॉइस है। ब्लू बेल एंड फॉर्च्यूनर लिमिटेड, फॉर्च्यूनर तो है, ब्लू बेल नहीं है। ब्लू बेल इसलिए नहीं है कि हीरा की बेटी तक तो ठीक है, पर बेटी का कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ब्लू बेल में नहीं है। काइट, ग्रेसियस एंड ब्लू बेल, ब्लू बेल आ गया तो हटा देते हैं। तो यस ग्रेसियस। तो ये देखो, ये क्वेश्चन कहां से 1 मिनट में होगा? डायग्राम भी बनाओगे, सेटल भी करोगे, तो इसका मतलब मैं जो सोचा था कि 1 दिन में हो जाएगा वो रॉन्ग था। सर सर टाइटैनिक के लिटिल पार्टी तो फॉर्च्यूनर भी है ना? हाँ, बोले तो हम अभी मतलब अगर ग्रेशियस काइट और फॉर्च्यूनर तीनों एक्चुअली यस, करेक्ट माय सन, करेक्ट। लेकिन वो चॉइस में नहीं है, तो हम क्या करें बता? हाँ, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन, डायग्राम बनाना है, ठीक है। Sunbeam Limited 70% subsidiary, Sunbeam Limited has a 70% subsidiary Hexa। ये ले लिया Sunbeam, इसका 70% सब्सिडरी ले लिया Hexa, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों रिलेटेड पार्टी होगा ही। एंड इज ए वेंचरर इन टेक्सोटेक। कौन है वेंचरर? सनबीम ना, तो ये ले ले, सनबीम वेंचरर है टेक्सोटेक का। आगे 31 मार्च 2018 में सनबीम ने दोनों को सामान सेल किया। Consolidated financial statements are prepared combining the financial statements of Sunbeam and Hexa। ओके, इवन टेक्सोटेक को भी इक्विटी मेथड से तो लिखना ही पड़ेगा, बट ठीक है, ग्रुप इन दोनों को ही बोला जाता है, होल्डिंग सब्सिडरी को। अंडर इंड AS 24 related party disclosures in the separate financial statements of Sunbeam for the year ended 31 March, disclosure is required for the transactions with। अच्छा बोल रहा है Sunbeam Limited का अगर आप रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर करो इंडिविजुअल का, तो ये दोनों रिलेटेड पार्टी हैं कि नहीं है? ऑब्वियसली सब्सिडरी इज द बेस्ट रिलेटेड पार्टी इन द वर्ल्ड। और हमारा जहां जहां पे वेंचर होगा, जो भी मेरा जेवी होगा, वो भी मेरा रिलेटेड पार्टी, और इसको भी बड़ा माना जाता है, जैसे कंट्रोल, फिर जॉइंट कंट्रोल, फिर एसोसिएट। तो इसमें इन दोनों वाला चॉइस को खोजो अगर है तो। बोलते हो लास्ट वाला है, तो ठीक है, आगे बढ़ते। टेक्सोटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से हेक्सा रिलेटेड हुआ या नहीं हुआ, ये देखना पड़ेगा। ये जो जॉइंट कंट्रोल है, इसको भी कंट्रोल माना जाता है, और ये रिलेटेड माना जाता है क्योंकि कंट्रोल वर्ड आ गया है, एसोसिएट होने से नहीं होता। आइए, मिस्टर के ओन्स ऑल द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ एंटिटी एल। के डायग्राम में बनाया, एल को बनाया, 100% बनाया, यही तो। ही इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ KMP ऑफ एंटिटी एम। एक एंटिटी एम है जिसमें वो डायरेक्टर है, गुड। Which in turns own all the issued share capital of N। M का सारा शेयर कैपिटल N के पास है।
एम और एन को तो एक ही माना जाएगा, दोनों अलग अलग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप ऑफ द अबव स्ट्रक्चर? के इज नॉट ए रिलेटेड, क्या लिखा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू खोजना है। तो बोलता है के इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ एल एंड एम। कैसे नहीं है भाई साहब, के एम पी भी है, ओनली शेयर होल्डर है। फॉल्स है ये वाला। एल एंड एम आर रिलेटेड पार्टीज, यस दे आर रिलेटेड पार्टीज, एल एंड एम आर रिलेटेड पार्टीज। तो यहां ब्लॉक लगना चाहिए ना। अच्छा नीचे पढ़ लेते हैं एक बार। एल एंड एन आर रिलेटेड पार्टीज, हाँ एल एंड एन आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टीज, तो यहां भी बोल्ड लगना चाहिए। अच्छा बोथ बी एंड सी करके एक तो ये गंदगी है, बोथ बी एंड सी करके एक चॉइस दे दिया है। देखो इस तरह का चॉइस में ही प्रॉब्लम होता है। हम लोग लाइन पढ़ते ही बोलते हैं ब्लॉक बोल्ड तो ये वाला होना चाहिए, करेक्ट तो ये वाला है, तो बोथ बी एंड सी करके एक तो कहानी बना देता है। सो ये सब में थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा और टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ये हमारा कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू अर्निंग पर शेयर। वी गॉट ओनली 2 नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें बहुत 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 बन सकता था, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत छोटे 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 कैलकुलेशंस बहुत सारे हैं। सो आपको जो हम क्लास कराते वक्त जो एग्जाम्पल्स लिखाते हैं करवाते हैं, बुक में इतने सारे एग्जाम्पल रहते हैं, वो सब एमसीक्यू बन सकता है। सब मतलब सब। एमसीक्यू एक लाइन से भी एमसीक्यू वो लोग बना सकता है, एक सिंगल लाइन से। ओके सो यहां क्लास में कितना डिस्कशन हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पूरा 100-150 क्लास जो तुम्हारा है सबसे एमसीक्यू बन सकता है, ईच पैरा ईच सेंटेंस से। ये तो जस्ट एक फील लेने के लिए है कि देखो हम लोग कर पा रहे हैं। ओके आगे। ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग ऑप्शंस विथ रिगार्ड टू इट्स ओन इक्विटी शेयर्स। Which of these should be included in the calculation of diluted EPS? इसमें एक ही कहानी है मुन्ना। परचेज्ड ऑप्शंस अगर है ना, क्या बोला? परचेज्ड ऑप्शंस वो ईपीएस कैलकुलेशन में नहीं यूज होते। आप आधा मिनट मेरे को टाइम देना। ओनली सोल्ड ऑप्शंस जो होते हैं ना उनको ईपीएस में, डाइल्यूटेड ईपीएस में लिया जाता है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये देखिए, ये मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस का देखिए नोट्स है। ये देखिए ना कितना सारा ए से लेके एल तक पॉइंट है, कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। यहां देखिए फ्रॉम ए वी आर हैविंग टिल एल। इसमें ये देखिए परचेज्ड ऑप्शंस नहीं दिख रहा, ये देखो दे विल नॉट बी कंसीडर्ड इन कैलकुलेटिंग द डाइल्यूटेड ईपीएस, क्योंकि हमारा खरीदा हुआ है ना। हम तो कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं ना उसको लेकर के। आगे तो क्या लिखा बोलो तो, विच ऑफ दिस विल बी इंक्लूडेड। इंक्लूडेड तो परचेज्ड ऑप्शन को तो इंक्लूड नहीं किया जाता, इन दोनों को तो काट ही दो। इन द मनी रिटर्न पुट ऑप्शंस, बिल्कुल। अच्छा और एक बात है, ऑप्शंस को जब आप डाइल्यूटेड ईपीएस में लेओगे तो फ्री नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? फ्री नंबर ऑफ। और फ्री नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए उनका इन द मनी होना जरूरी होता है। सामने वाले को फायदा होता रहेगा तभी तो वो एक्सरसाइज करेगा, और एक्सरसाइज करेगा तभी तो हमको फ्री में शेयर इशू करना पड़ेगा। आउट ऑफ द मनी रिटर्न पुट ऑप्शन डाइल्यूट ईपीएस को नहीं करता। तो यस दिस इज द चॉइस। आगे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए लिमिटेड। 1 जनवरी शेयर है 10 लाख, प्रॉफिट है 20 लाख। 20 लाख 10 लाख। एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर 8 रुपया है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑप्शंस 2 लाख का है। एक्सरसाइज प्राइस 6 रुपया। इधर देख 6 रुपया का एक्सरसाइज प्राइस है, मार्केट में दाम 8 रुपया है। कॉल ऑप्शन है, इंप्लॉय ऑप्शन है, सामने वाला एक्सरसाइज करेगा
तो सामने वाला हम लोगों को 12 लाख रुपया देगा, नहीं समझे, और हमको उसको 2 लाख शेयर देना पड़ेगा। वो 12 लाख रुपया हम अगर मार्केट से उठाता तो 8 रुपया करके शेयर बेचते। तो 12 लाख रुपया उठाने के लिए 8 रुपया करके अगर शेयर बेचेंगे तो कितना शेयर बेचना होगा? 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो 2 लाख हम एम्प्लॉय को दे रहे हैं। सेम काम हम 1.5 लाख इशू करके कर सकते थे अगर मैं पब्लिक को शेयर देता तो मेरे को 50,000 शेयर फ्री में देना पड़ रहा है। कितना? 50,000। ये 50,000 खाली डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर में ऐड हो जाएगा। तो अभी मेरा 20 लाख वो है और 10 लाख ये है, तो 20 लाख डिवाइडेड बाई 10.5 हो जाएगा। ये मेरा डाइल्यूटेड ईपीएस आएगा। कितना निकला? वन 1.9 तो चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना। बाकी कैलकुलेशन तो हम लोग ठीक किए ना। ये शेयर 10 लाख ही लिखा है ना। हेलो, बाकी और देख ले, कोई गड़बड़ कहीं पे और है तो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल 1 जनवरी। 10 लाख, ये 10 लाख ठीक है ना। ये प्रॉफिट 20 लाख, ये ठीक है। एवरेज फेयर वैल्यू 8 रुपया का, ठीक है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शंस 2 लाख है। शेयर एक्सरसाइज प्राइस इज 6 रुपीज है। कैलकुलेट डाइल्यूटेड ईपीएस है तो 1.9 ही आना चाहिए, नहीं समझे, चॉइस ही नहीं है। तो वो ऐसे ही चॉइस करने क्या बोला कि देखो 2.5, 2.1 और 2, तो डाइल्यूटेड ईपीएस को बेसिक से तो छोटा होना पड़ेगा। हालांकि 1.74 राइट नहीं है, आप लिख देना 1.9 इज राइट, लेकिन वहां लिखने का तो रहेगा नहीं, साला खाली चॉइस करने रहेगा, ओएमआर सीट पे रहेगा। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता। तो आपको 1.74 पे टिक लगाना पड़ेगा, बट दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। वो देखो तो 20 लाख को 12 लाख से डिवाइड कर दिया गया, देख तो हाँ बेटा बोल। आप ईपीएस पढ़े नहीं है ना? ओके, इंटर में पढ़े थे ना। तो उसमें क्या हुआ ना बच्चा, देखो 20 लाख का मेरा प्रॉफिट है और 10 लाख का मेरा नंबर ऑफ शेयर है, तो 2 रुपया का मेरा बेसिक ईपीएस है, ठीक है। अभी हमने कुछ पब्लिक को या एम्प्लॉय को ऑप्शन दे के रखा है, तो 2 लाख ऑप्शन है। हमने 6 रुपया का स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेल करके रखा है और मार्केट में 8 रुपया हो गया। तो जिनके पास भी ये कॉल ऑप्शन है वो लोग तो एक्सरसाइज करेगा ना, क्योंकि मार्केट में दाम 8 रुपीज हो गया। तो इसमें क्या होता है, ईपीएस में फ्री नंबर ऑफ शेयर निकाला जाता है। कैसे निकलता है कि एम्प्लॉय हमको कितना रुपया देने वाला है, द आंसर इज 12 लाख। हम एम्प्लॉय को कितना शेयर देने वाले हैं, आंसर इज 2 लाख। लेकिन यही 12 लाख रुपया अगर हम पब्लिक से उठाते तो पब्लिक को हमको 8 रुपया करके शेयर बेचने से काम हो जाता। तो 12 लाख को अगर शेयर माने 12 लाख रुपया अगर हम रेज करेंगे एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर, तो आई वुड हैव टू सेल ओनली 1.5 लाख शेयर। तो इफ आई वुड रेज 12 लाख बाई सेलिंग 1.5 लाख शेयर्स, एम्प्लॉय को मुझे 2 लाख शेयर देना पड़ रहा है, तो मेरा 50,000 शेयर फ्री में निकल जा रहा है। ये 50,000 था तो हाँ तो ठीक ही तो है। तो ये 50,000 शेयर जो फ्री में निकल जा रहा है, ये डिनोमिनेटर में ऐड किया जाता है और ये हमारे ईपीएस को डाइल्यूट करता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। तो मिला नहीं हम लोगों को चॉइस, हाँ, बट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, हाँ तो वो रॉन्ग है रे, कुछ मिस्टेक है, अब उस पर क्या तो बहस करें, नहीं समझे।
माने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रॉन्ग है। हे मुन्ना, नहीं और तो कुछ नहीं है, छोड़ दो, आ जाओ आगे। इंड एस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट, इसका ना 1 एंड 2 सेम टाइप हो गया है, खाली 1 पढ़ लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तुम पढ़ तब तक मैं थोड़ा सा निकालता हूं। पढ़ लिया? क्या बोल रहा है बता? वो बोल रहा है एज पर इंड एस 108 अगर कोई फिनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी जा रही है और सेपरेट बैलेंस शीट भी जा रही है तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन किसके लिए चाहिए? द आंसर इज खाली कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के लिए चाहिए। ये एस में भी सेम रूल है, इंटर में, कि अगर दोनों बैलेंस शीट आप बना रहे हो तो सेगमेंट रिपोर्टिंग खाली कंसोलिडेशन में कर दो, स्टैंड अलोन में करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए पैराग्राफ, स्कोप, इफ एन एंटिटी प्रिपेयर्स बोथ कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट स्टेटमेंट्स, सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड ओनली इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, तुम अगर स्टैंड अलोन में करना चाहो तो कर सकते हो, माने रिक्वायर्ड ये है, उसको बैन नहीं किया हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है जितना कंपनी है सब स्टैंडअलोन वाला भी बनाता है रिपोर्टिंग, सेगमेंट रिपोर्टिंग, और कंसोलिडेटेड वाला भी बनाता है। वो लोग मन करता उनको करने का, क्योंकि उसका आदत पड़ा हुआ स्टैंडअलोन वाले का बचपन से। कंसोलिडेशन तो बाद में इंडिया में आया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटिटी ए और एंटिटी बी दो कंपनी है। हेलो सुरभि, कैसे हो बेटा? एमसीक्यू करने बीच में आए हैं? वो लिख नहीं रही है। अच्छा, एंटिटी ए and entity B both manufacture and distribute furniture and electrical products used in residential and commercial units. Okay, normal बात है। Entity A structured such that decisions are made and performance is evaluated on a regional basis, that is India and Asia. तो वो जोग्राफिकल को प्राइमरी मान के रिपोर्टिंग करेगा, ऑपरेटिंग सेगमेंट जोग्राफिकल सेगमेंट को मानेगा। एंटिटी बी मेक डिसीजंस एंड इवेल्युएट्स परफॉर्मेंस ऑन प्रोडक्ट लाइन बेसिस, तो वो प्रोडक्ट को प्राइमरी माने प्रोडक्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग करेगा। हाउ शुड एंटिटी ए एंड बी शुड रिपोर्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट एज पर ऑपरेटिंग माने एज पर इंड एस 108। तो ढूंढो वो वाला चीज कि एंटिटी ए जोग्राफिकली प्रेजेंटेशन करेगा और एंटिटी बी प्रोडक्ट वाइज करेगा। देखो कैसे लिखा हुआ है, खोजो वाला। Entity A should report region basis, entity B should report product basis. Easy question था। हाँ, यस, मतलब अगर थोड़ा सा आदमी केयरफुली, माने जिसको इंड एस 108 का आइडिया नहीं भी होगा वो भी क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर कर पाएगा। तो सुनो, 1 आवर हो गया डिस्कशन का, 1 आवर 5 मिनट्स। एक छोटा सा 2 मिनट का खाली ब्रेक ले लेते हैं, सो दैट वो फाइल एक बार चेंज कर दे। आज हम लोग खत्म कर देंगे, हो जाएगा। हाँ, आराम से हो जाएगा।